ये भैया आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में उसका सामान्य परिचय क्या था। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सामान्य परिचय, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उपलब्धता क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने पढ़ रखा है। ये वीडियो आपको YouTube चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिल जाएगा। आप आराम से सर्च कर लेंगे और देख भी सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की भौतिक अवस्था का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ हेडिंग डालेंगे भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की भौतिक अवस्था। भौतिक हो गए भैया, ये डालेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था हो गया इतना। अच्छा, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कुल 5 तत्व हैं। कौन कौन सी बात फिर से आप हमारे साथ बोलेंगे, क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे उतना अच्छे से आपको कंसर्न हो जाएगा। नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सा है फास्फोरस, फिर क्या है आर्सेनिक, उसके बाद फिर क्या है एंटीमनी, और उसके बाद लास्ट में क्या है आपका बिस्मथ। ये तो है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। अब फास्फोरस का कितना हो जाएगा 15। आर्सेनिक क्या है आपका 35। और एंटीमनी के क्या है 51। और बिस्मथ के क्या है 83। आप ध्यान से देखिएगा, ये भैया समझिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस अवस्थित भौतिक अवस्था की बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आधातुएं हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या दोनों आधातु है। बात समझ गया ना। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है उपधातु है, और बिस्मथ एक दुर्बल धातु है। हो गया ना, बिस्मथ क्या है एक दुर्बल धातु है। अच्छा, जब भी आधात और धातु की परिभाषा हम लोग पढ़े रहे होंगे पिछली कक्षा में, वहां हमने देखा था कि धातु में किस आधार पर कहा जा रहा है प्रियांशी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आधातु है। अरे राम, सर हम बताएं कहा भैया, अरे राम सर हम बताएं। हाँ, अंकित तुम्हारे पास है जवाब देने के लिए। अंकित बताएं सर, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस आधातु इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाते हैं, इसलिए आधातु हैं। आधातु हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से आप जीत चुके हैं 7 करोड़, नहीं 10 करोड़ नहीं 7 करोड़ भैया, इतना रुपये हमें लगेगा। आप एक बार फिर से जीत चुके हैं 7 करोड़। हम आपको बधाई देना चाहेंगे। कौन बनेगा करोड़, ठीक है। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये भैया नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर ऐसे हटके बताते रहे तो करोड़पति हो जाएगी भैया। सड़कपति नहीं करोड़पति भाई। नाइट्रोजन और फास्फोरस समझिए भैया, समझिएगा। देखिए यार, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या कहते हैं लोग आधातु। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेंगे तो धनायन का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि धनायन परमाणु के नाभिक में ही तो पाया जाता है। सर, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन प्रोटॉन तो वहीं रहेगा। अब किसी भी तत्व के लिए एक बात बहुत मेन खास बात है, समझिएगा। किसी भी तत्व के लिए चाहे वो धनायन बनाए या ऋणायन बनाए, चाहे वो धनायन बनाए या क्या बनाए ऋणायन बनाए, उसके लिए बेहद खास जिम्मेदार केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है।
बात समझ में गया ना, इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनायन बढ़ जाएगा, सही है, धनायन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अब पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो धनायन घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सही है ना। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, अच्छा इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N(S2) और Np क्या होता है, 3 होता है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसका 2s2 था और 2p क्या था, 3, इसका क्या था 3s2 और 3p3, सही है, 3s2 3p3, सही है। 3 2 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अष्टक के नियम से हमने आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 8 करना था ना, 8 करने के लिए क्या यह त्यागेगा नाइट्रोजन, नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन किसका अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा, नियान का, और फास्फोरस किसका प्राप्त करेगा, आर्गन का, 18 का, 10 का प्राप्त करेगा, किसका प्राप्त करेगा, 18 का प्राप्त करेगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, आधातु, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, आधातु है। बात समझ आ गया ना, ठीक। आधातु में एक बात और होता है, इनका परमाणु क्रमांक थोड़ा सा निम्न ही होता है, ताकि इनके आउटर मोस्ट जो सेल होता है, बाह्य कक्षक होते हैं, उन पर परमाणु नाभिक का एक आकर्षण बल कार्य करता रहता, ठीक है ना। अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, आप देख रहे हैं तत्वों का परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ रहा है, सही है। अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु में सेलों की संख्याएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना। अगर परमाणु नाभिक से सेलों की संख्या कम होता है, परमाणु नाभिक से सेलों की संख्या कम होता है, इसके लिए 2s2 2p3 है। विस्मत के लिए क्या था, 6s2 और 6p3, 6 सेल मतलब कोष, 6s2 6p3, कोष क्या है इसका, देखिएगा इसका 2 तक है, यानी परमाणु का नाभिक है नाइट्रोजन के लिए, परमाणु का नाभिक पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा यल, इतना है बस, देख रहे हैं ना। पहले के लिए क्या था, पहला कक्षा और दूसरा कक्षा, दूसरा को लिखा है बाहर, तो उसके लिए 2s2 2p3। इसके लिए विस्मत के लिए कितना होगा, 6 कक्षाएं होगी, समझिएगा, के यल यम यन ओ पी, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा धनात्मक नाभिक इस पर क्या करेगा, अपना बल लगाएगा, या धनात्मक नाभिक इस पर अपना बल लगाएगा, लेकिन आप तुलना करिएगा, अभी तुलना करिएगा, बात समझ में गया ना। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन अगर यल जाना भी चाहेगा, हम लोग 2s2 और 2p3 से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, नो सर, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि परमाणु नाभिक इस पर अपना क्या लगाएगा, बल लगाएगा, नीचे रहेगा, सही है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ आउटर मोस्ट जो सेल है, बाह्य कक्षक है, बहुत दूर है, परमाणु नाभिक से क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो खींचना था वो क्या हो जाता है, निकल जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा विस्मत, द्विघात नहीं होगा, हो गया ना। जैसे उदाहरण एक समझिएगा, जैसे मान ला आचल कर रहे हैं, अर्चना, मान ला अब एक लड़के, मतलब एक परिवार में 3-4, कितना 3 की 4 मतलब 4 मान ला, ठीक है ना। कितने लड़के हैं, 4 लड़के। सोचा सौरभ, एक लड़का घर एक जस्ट बगल स्कूल है, वहां पढ़ता है, ठीक है ना। अरे चाहे प्राइमरी चाहे है तो प्राथमिक है, प्राथमिक विद्यालय के साथ मान न किया जाए, वो न्यू होती है, ठीक है नहीं भैया। मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय में घर के बगल में पढ़ रहा है, एक कादीपुर पढ़त बा, सही है ना, ठीक है। एक वो सुल्तानपुर पढ़त बा, एक वो कहाँ पढ़त बा, इलाहाबाद पढ़त बा, एक वो बनारस पढ़त बा। सोचिए
नाभिक का यानी उसके माता पिता का किस बच्चे पर ज्यादा प्रभाव होगा? कौन सा बच्चा ज्यादा नजदीकी रहेगा, किस पर ज्यादा बल लगेगा माता पिता? सोचिएगा, जो गांव में पढ़ रहा है ना, गलियारे में बैठ पढ़ा कि वहां बोला भाई ए अब चली जैसे वो काफी पलटे जाए, जैसे कहीं खत्म जाए लगे, जैसे बालकनी पार करे दीवार तो कहाँ लग रहे तक चलो, हमेशा कह रहे चला जाते हैं। सही है क्या है? तुरंत खींच लिया जाए, नहीं खींच लिया जाएगा, बाहर जाते हुए भी नहीं जाने पाएगा। बात फिट है क्या है? यस सर। अब सोचिए जो परमाणु नाभिक से बहुत दूरी पर हो, इलाहाबाद पढ़ रहा है, बनारस पढ़ रहा है, उसके लिए माता पिता का कोई जोर लगेगा? भैया उसके लिए नाभिक आकर्षण बल लगा पाएगा? वो बल लगा पाएगा जो नजदीक वाले को लगा रहा है? नहीं लगा पाएगा। नहीं लगा। बस भैया हाँ पढ़ा लिखा सब ठीक बा, पैसा बर्बाद दिन किया, यहाँ शाम के अभी तो पार्टी शुरू हुई है शाम को आए तुरंत अपना फोन आए कहीं तो आए पार्टी है, पार्टी बर्थडे हवा तुरंत ताला बंद के, कक्षा से मतलब नहीं है भैया, अपना कमरा बंद किए, अपना कोर्स बंद किए, कक्षा, और निकल गए आसानी से। सही है नहीं? सही है। अब जब निकल जाइए तो क्या होगी? वो धात एक आ रही है आधात। जो बीच वाले बात मत करिए, इनके पास दोनों ऑप्शन रहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा करे और चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा करे। इसीलिए क्या है, ये उपधातु है, आ धातु है, ई क्या है, दुर्बल धातु होगा। बात समझ में गया ना? तो जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, आधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में गई नहीं? अच्छा, एक और खास बात, आधात्वे सामान्यता गैसीय अवस्था में पाई जाती है। बात सही नहीं? सही है। आधात्वे सामान्यता गैसीय अवस्था में पाई जाती है और धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। बात समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रम में उलट फेर है। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। अब सोचिएगा, फास्फोरस को क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए ना, फास्फोरस को गैस होना चाहिए, लेकिन गैस के रूप में नहीं रहता है। या मोम के समान ठोस अवस्था में पाया जाता है। मोम के समान किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस की अवस्था में पाया जाता है। सोचिए, फास्फोरस एक अधातु है, गैस के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाता है, ठोस के रूप में पाया जाता है। बाकी बात समझ गया ना? बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। बात समझ गया ना? नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन गैस के रूप में है, नाइट्रोजन किसके रूप में है, गैस के रूप में है। फास्फोरस आधातु होते हुए भी गैस की गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। और बाकी के नीचे के तत्व परमाणु जैसे बढ़ेंगे, समझ गया ना, इनका आधार बढ़ेगा, जिसका अर्थ से किस रूप पाए जाएंगे, ठोस रूप पाए जाएंगे। बात समझ गया इतना भैया? अब एक क्वेश्चन हमारा है, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हमको जरा बताइए कि आवर्त सारणी में तत्वों में गुणों में समानता पाई जाती है ना? समानता पाई जाती है। अगर ये आधातु गैसीय अवस्था में है तो इसको भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी फास्फोरस ठोस के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन मार्क। क्यों क्या होता है आपके पास कोई जवाब? नहीं। समझ गया ना? तो इसका जवाब सुनेगा, इसका जवाब भी हमारे पास है कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप नाइट्रोजन को देखेंगे या द्वि परमाणु पड़ेगा, N2 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप पाया जाता है, N2 के रूप में। फास्फोरस एक चतुर्थ परमाणु परमाणु या P4 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, P4 के रूप में। यानी जब तक फास्फोरस के 4 परमाणु नहीं जुड़ेंगे तब तक फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? बात समझ है ना? जब तक नाइट्रोजन के 2 परमाणु नहीं जुड़ेंगे तब तक आप नाइट्रोजन नहीं पाएंगे। नाइट्रोजन के जैसे 2 परमाणु संयुक्त हो जाएंगे आपको N2 का जो फॉर्मेशन मिलेगा, समझ में गया ना?
ON2 आपको गैसीय रूप मिलेगा, लेकिन फास्फोरस चतुष्परमाणु अणु होने के कारण इसका अणुभार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अणुभार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब अणुभार बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, तो अणुओं की संख्या के मान में जब वृद्धि होगी तो उनका घनत्व तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ठोस का रूप ले लेता है। क्या रूप ले लेता है, ठोस का रूप ले लेता है। बात समझ में आ गया ना। इस प्रकार से फास्फोरस चतुष्परमाणु अणु होने के कारण इनका अणुभार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया ना। जिस कारण से फास्फोरस आधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ गया। इतना ये था नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की भौतिक अवस्था। बात समझ में आ गया ना। इसको हमने अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर एक बार फिर से आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या बनता है, लाइक करें और हाँ स्क्रीनशॉट ले लें और इसको डाउनलोड वाले भाई, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, और इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम लोग इसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।